Hello and welcome to another session of Active Server Pages. Today we'll discuss about different type of ASP objects like request object, response object, application object, server objects, session object and object context. We'll talk about error object also. So let's start with the session with the request object. We have discussed earlier also about this object. Here we have two types of collections along with this request object, and that is your query string and form. There is another collection that we haven't discussed in previous session, that is server variable. Okay, and it has some bytes available, like total bytes, how many bytes are transferred. ठीक है, so रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये फॉर्म से आने वाले इनपुट को कंटेन करता है। तो नॉर्मली इसके साथ एक फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सॉरी इसके साथ एक फॉर्म कलेक्शन होता है और इसके अलावा इसके साथ एक क्वेरी कलेक्शन होता है, ठीक है। अदर देन दिस फॉर्म एंड क्वेरी देयर इज़ अ सर्वर कलेक्शन ऑल्सो. इट डिफाइंस अबाउट which server or by what name you have communicated with the server and different kind of communications with the server, इसके बारे में लॉग करता है, ठीक है ना. रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग से आप गेट मेथड से आए हुए किसी भी वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, ठीक है. इन द सेम मैनर सपोज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग से अगर कोई वेरिएबल गेट मेथड से कोई वेरिएबल आता है तो दैट विल बी रिटन लाइक दिस वन इन URL and it will be accessed with the help of requested query string. Okay, query string के अंदर यहाँ पे वेरिएबल का नाम, that we have done it earlier also, ठीक है. Now if suppose the form is sending anything in the form of post method, then the post data is not available in query string, it is available in form object. Okay, so it is again available in form object in the same manner, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ फॉर्म ऑब्जेक्ट से आई है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म एंड इन ब्रैकेट द वेरिएबल नेम. ओके, now form validation we have already discussed that we before sending the form values to database we'll check it out onto our end and then we'll send it to the database. Okay, now रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस की हम बात कर रहे थे. कलेक्शन क्या होता है? इट इज़ सम ग्रुप ऑफ वैल्यूज अवेलेबल along with request object, and there are two types of values available, that is form and query string, ठीक है. Now there is a server variable also. Request dot server variable is a special kind of environment variable that is that is created on server end. सर्वर एंड पे जो है ASP को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए गए होते हैं, जैसे किस डायरेक्टरी को आप एक्सेस कर रहे हैं या किस IP एड्रेस से आपने कम्युनिकेट किया है, इन सभी चीज़ को, या रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, ये सब कुछ हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रीड कर सकते हैं, ठीक है. सो हियर वी हैव रिक्वेस्ट मेथड, क्वेरी स्ट्रिंग, देन रिमोट एड्रेस, logon user, which user is communicating, then HTTP headers, then HTTP user agent. HTTP user agent is actually the browser that you are using. Means if you are opening it on Internet Explorer you will get something about Internet Explorer. if जो है वही साइट आपकी आप Google Chrome पे खोल रहे हैं तो Chrome के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है. इसके अलावा HTTP एक्सेप्ट लैंग्वेज आपको डिफाइन करता है कि ये क्लाइंट का ब्राउज़र किस किस भाषा को समझ सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सेट योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एज हिंदी, देन आप जब ब्राउज़र को ओपन करेंगे
तो HTTP एक्सेप्ट लैंग्वेज को अगर यूज़ किया गया है तो सर्वर एंड अपने आप आइडेंटिफाई कर जाता है कि यूज़र जो है हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहता है, सो वो हिंदी में ही फॉर्म्स आपको सेंड करता है। आपने गूगल की साइट में देखा होगा, अगर उसमें नीचे हिंदी का ऑप्शन होता है उसको आप सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट टाइम से गूगल आपके सिस्टम पे हिंदी में ही खुलेगा, अनलेस यू चेंज द लैंग्वेज अगेन। इसी तरीके से रिमोट होस्ट URL, इट इज़ व्हाट इज़ टाइप्ड इन URL बेसिकली बाय द यूज़र। ठीक है, यूज़र ने किस तरीके से URL में लिखा है वो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर IP एड्रेस लिख के आ रहा है तो, और अगर नाम लिख के आ रहा है तो, इन दोनों को हम हैंडल कर सकते हैं कि IP एड्रेस पे हम नहीं साइट खोलने देना चाहते हैं तो वी कैन सेलेक्ट इट इन दैट वे ऑल्सो। इसके अलावा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये आपको एक और मैसेज देता है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट, दैट हाउ मेनी बाइट्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, दैट इज़ टोटल बाइट्स, इट इज़ हाउ मेनी बाइट्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, सो अगर आपको कहीं डेटा ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन देनी है, रिक्वेस्ट डॉट टोटल बाइट्स के हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने बाइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नाउ देयर कम्स रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्लाइंट के आउटपुट स्क्रीन से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमको ब्राउज़र के ऊपर कुछ भी आउटपुट दिखाना है तो हम रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बात करें अगर, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बफर होता है, कैशे कंट्रोल होता है, देन कंटेंट टाइप होता है, देन इसमें एक्सपायरेशन टाइम होता है कि कितनी देर बाद एक्सपायर हो जाए रेस्पॉन्स, देन एक्सपायर्स एब्सोल्यूट मीन्स किसी एक एब्सोल्यूट टाइम पे आप अगर एक्सपायर करना चाहते हो एक्सपायर एब्सोल्यूट से कर सकते हैं। ठीक है, इज क्लाइंट कनेक्टेड defines that whether the client is connected or it is in disconnected mode, and there is a status, it is defining the status message of user's browser, that whether the site is completely loaded or some files are loading, or some files are loaded and some files are missing, something like that. So you get it in status message. In methods, here you have add header, you can add something into header, then append to log. Append to log is basically used for further use. If suppose some activity is done जो कि आपको लगता है कि शायद इसको बाद में ट्रैक करने की ज़रूरत है तो उसको append to log कर सकते हैं। इसके अलावा you can clear whatever the queries are done, you can end the connection, you can flush the buffers, you can redirect, and you can write onto the user's screen. Okay, response.redirect is normally used to redirect user into some other page. Now, talking about each of these, we'll discuss about buffer. Buffer is some kind of information which is stored at the user's end. जब भी आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बफर वाला जो कैलकुलेशन है वो यूज़र की एंड से ही उसको उठा करके दे देते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट बफर के अंदर जो वैल्यूज़ हम सेट कर देते हैं ये यूज़र की एंड पे अवेलेबल होता है, सो इट रिड्यूसेस द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, इसकी वजह से अगर आपका स्लो कनेक्शन भी है उस केस में भी आप का पेज जल्दी खुल जाता है। मीन्स फर्स्ट टाइम खुलने में तो उसे टाइम लगेगा, बट बाय सेकेंड टाइम it is quite faster. But there is one small disadvantage कि अगर आपकी साइट बार बार अपडेट होती है तो उन अपडेट्स को ये नहीं पिक कर पाएगा। Now comes the concept of cache control. Cache control is basically a special variable that is used to control the cache of user's site. ठीक है, if suppose user is using some kind of proxy server, then it controls the cache of that proxy server also. Proxy server क्या होता है, जब भी कभी हम बीच में किसी एडिशनल सर्वर को इन्वॉल्व करते हैं जिसका काम साइट्स को
अलाउ या डिनाई करना होता है, उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं. सो इफ वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, देन प्रॉक्सी सर्वर नॉर्मली मेक्स अ कैशे. ठीक है, तो उस कैशे को कंट्रोल करने के लिए अगेन वी हैव सम पैरामीटर्स, response.cache control, and we can define here that how much cache can be controlled on the proxy server end. Now response.expire defines the length of time, that out of after how much time it will go down. That means जो चीज़ आपने बफर कर रखी है वो कितनी देर बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, जो साइट्स बार बार चेंज होती हैं वो नॉर्मली इसको बहुत छोटा रखती हैं. नॉर्मली ये मिनट्स में होता है, तो 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स रखती हैं. और जो जिन साइट्स में पेजेस जो हैं वो बहुत डिले के बाद चेंज होते हैं, वो नॉर्मली इसको बड़े फिगर्स में रखते हैं. ठीक है, द बेसिक आइडिया ऑफ दिस एक्सपायर्स इज दैट सपोज इफ यू आर यूजिंग सम पेज लाइक क्रिकेट मैच चल रहा है लाइव, उसके स्कोर्स देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको इस एक्सपायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हर 2-2, 3-3 मिनट बाद स्कोर रिफ्रेश होना चाहिए. नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग, दैट हर 5 मिनट बाद वो कैशे को रिफ्रेश कर देगा, तो आप दोबारा अगर पेज रीड करोगे तो वो फ्रेश रीड होगा. ठीक है, एक्सपायर्स एब्सोल्यूट जो है ये एग्जैक्ट टाइम डिफाइन करता है कि नहीं इसी टाइम पे होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है अगले 10 मिनट बाद ना हो करके एक्स तारीख को इतने 2:03 पे होनी चाहिए, तो वो उस तारीख को 2:03 पे ही होगी. इसके लिए हम डेट टाइम डिफाइन करते हैं. सिंटैक्स एक्सपायर एब्सोल्यूट का होता है कि आप डेट और टाइम दोनों डिफाइन करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 2001 को कोई चीज़ एक्सपायर की गई है. ठीक है, सो दैट विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट. सो कैशे उस डेट को रिमूव हो जाएगी. अब उसके बाद से फिर नया मैसेज आएगा. अब नए मैसेज के अंदर अगर आपने सपोज नई कैशे के लिए कोई डेट डाल रखी है तो उस डेट को इट विल गो अहेड. नाउ कंटेंट टाइप, आपका कंटेंट नॉर्मली टेक्स्ट HTML होता है. ठीक है, बट अगर सपोज आप HTML की जगह पे इमेजेस भी ASP के हेल्प से सेंड करना चाहते हैं, तो कंटेंट टाइप के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि आई वांट टू सेंड इमेजेस. सो हियर इट विल बी इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट इट इज़ इमेज. ठीक है, इसी तरीके से सपोज अगर मैं टेक्स्ट जो है वो दे तो रहा हूँ टेक्स्ट ही, but it is not HTML, it is something else. So I can define the type of that text also. We call it MIME type. So you can find out what are the MIME types allowed on your browser. ठीक है, browser to browser ये चीज़ vary करती है. ठीक है, but all the browsers support this text/HTML. Now in content type basically we can define जैसे image/gif, इमेज या text/plain. ठीक है, या image/jpg. ठीक है, these are the ways of writing this text content type. Now is client connected defines you that whether the client is connected or it is not connected. ठीक है, अब connected और disconnected का मतलब क्या है कि क्लाइंट जो है अगर डिस्कनेक्टेड मोड में काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो कुछ पेजेस आपके रीड कर लेता है, उसके बाद फिर कैशे करने के बाद वो वहीं से रीड करता है, आपके सर्वर पे बार बार यूज़ नहीं करता. ठीक है, अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं कि वेदर द क्लाइंट इज़ कनेक्टेड और नॉट, सो यू कैन डिफाइन हियर दैट इज़ क्लाइंट कनेक्टेड और नॉट. सेशन वेरिएबल को भी मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि क्लाइंट अगर कनेक्टेड नहीं है तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. ठीक है, नाउ देयर इज स्टेटस प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन करती है दैट व्हाट टाइप ऑफ स्टेटस मैसेज इज शोन टू द यूज़र. स्टेटस मैसेज जो होता है HTTP के अंदर न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है. ठीक है,
Here we have 5 different types of status messages. It is 1, 2, 3, 4, 5. If it is starting from 1, that means it is a kind of information. Rest of the part is saying that what information it has. इसी तरीके से 2 से शुरू होता है तो नॉर्मली ये सक्सेस दिखाता है. 200 मीन्स सक्सेसफुल visibility to the user. 201 is that page is recreated and it is shown to the user, and something like that. In 203 and 4 in the same manner, अगर 3 से स्टार्ट होता है that means it is redirection. ठीक है, रीडायरेक्शन मीन्स आपका पेज कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है तो अब आप वहाँ से उसको रीड कीजिए. ठीक है, अगर 4 से शुरू होता है दैट मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ एरर ऑन द क्लाइंट साइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल 401 है तो दैट मीन्स क्लाइंट इज नॉट एबल टू कनेक्ट द सर्वर. एंड इफ इट इज स्टार्टिंग विथ 5 that means that there is some error on the server side. Either it is some kind of scripting error, कोड लिखने में कहीं गलती हुई है, या फिर जिस फाइल को हम ढूंढना चाहते हैं वो फाइल ही नहीं होती है. ठीक है, हमने फाइल का नाम गलत लिखा हुआ है तो वो फाइल ही नहीं होती और हम उस फाइल को ढूंढ रहे हैं. दैट्स वाई इट कैन शो 501, 502 और समथिंग ऑफ दिस काइंड. ठीक है, नाउ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर अपेंड टू लॉग इज द फर्स्ट मैसेज. दैट इज आप लॉग के अंदर अगर कोई एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं कि यूज़र का बफर क्लियर हो जाए तो फॉर यूज दिस यू कैन यूज़ response डॉट क्लियर. then response dot end is used to basically end the result. जो भी आपका मैसेज है उसको अगर आप प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहते या स्टॉप करना चाहते हैं प्रोसेसिंग या कनेक्शन को एंड करना चाहते हैं, फॉर दैट response dot end is used. देन response dot flush यूज़ किया जाता है. जो भी मैसेजेस हमने क्लाइंट को भेजे हुए हैं हम चाहते हैं कि वो जो भी बफर कर रखा हो वो सब कुछ फ्लश हो जाए. ठीक है, ताकि नए सिरे से हम उसको नए डेटा को भेज पाएँ. ठीक है, response dot redirect is used to redirect to some other pages, like here you can see response dot redirect and then some URL like microsoft.com. response dot write we have already used. response dot write की जगह पे आप अगर आउटपुट करना चाहते हैं तो आप आउटपुट डायरेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका स्टार्ट डेलीमीटर के बाद एक इक्वल टू साइन आएगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्वल टू साइन एंड देन टाइम इज़ अ वेरिएबल, सो द वेरिएबल इज़ थ्रोन आउट ऑन टू द स्क्रीन. नाउ ASP application object. ASP application object is another object that is used to basically combine different pages of one application. ठीक है, आपके पास सपोज कई सारी ASP फाइल्स हैं और उनमें कुछ काम जो है सभी में एक जैसा होता है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं. वो पूरे एप्लीकेशन में सेम रहता है. ठीक है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो वो हर एक पे एक ही डेटाबेस से आप कनेक्ट करोगे. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है वो सभी पेजेस आपस में शेयर करते हैं. ठीक है, और नॉर्मली ये आपका वेब ग्रुप के ऊपर डिफ़ाइन किया जाता है, मीन्स कई सारे पेजेस के ग्रुप के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है. ठीक है, और इसके अंदर नॉर्मली सेशन ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कुकीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है. एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम नॉर्मली डेटाबेस कनेक्शन की क्वेरीज भी लिख देते हैं. दैट डेटाबेस से कनेक्ट जो है वो हम किसी भी स्टेज में करना चाहें, किसी भी पेज पे करना चाहें तो इट विल ऑटोमेटिकली बीन विजिबल बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट. नाउ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसका काम थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, जो एक पेज से दूसरे पेज पे ये चेंज नहीं होती, जैसे कौन कौन सी डायरेक्टरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं या URL के अंदर क्या नाम आना चाहिए या
क्लाइंट का ब्राउज़र किस तरीके का है और उसके हिसाब से हमको किस लैंग्वेज में पेज दिखाना है, ये सब चीज़ें भी हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो है आप एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट global.asa नाम की एक फाइल होती है, इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। विल डिस्कस अबाउट दिस इन लेटर सेशंस। Now, if we talk about this application object, it has some collections also. इसके पास जो है 3 collections होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आइटम। आइटम इसका डिफाइन करता है दैट आप जो भी कांस्टेंट वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आप थ्रू आउट डिफाइन करना चाहते हैं कि पाई की वैल्यू 3.1415927 हो, सो आपने डिफाइन कर दिया कांस्टेंट आइटम, देन उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी इक्वल टू 3.1415927। तो जितनी जगह पे आप पाई यूज़ करेंगे उतनी जगह पे आपको 3.14 अपने आप मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर सपोज़ अपने सर्वर का नाम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि ये वाला कीवर्ड है या ये यूज़र नेम होना चाहिए या हमारा जो पेज है उसमें लोगो हमारा इस तरीके का आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं, इस मेथड के अंदर रिमूव ऑल, स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड लॉक एंड अनलॉक, ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, एक ऑन स्टार्ट होता है और एक ऑन एंड होता है। नॉर्मली ऑन स्टार्ट इवेंट जो है ये बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट होता है और ऑन एंड इवेंट जो है वो एकदम एंड में चलता है, मींस जब आपका ओवरऑल पेज ख़त्म हो जाता है तब जा कर के ऑन एंड एग्जीक्यूट होता है। सो सपोज़ मुझे हर पेज पे कुछ हेडर फुटर लगाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस स्लाइड यू कैन सी देयर इज़ वन हेडर हियर and there is one footer here। ठीक है, तो ये काम मुझे हर पेज पे करना है। ठीक है, तो मैं हर पेज पे जा करके अगर कोडिंग लिखूंगा तो अगर मुझे केवल हेडर और फुटर के फंक्शन भी कॉल करने हो तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसकी जगह पे अगर ऑन स्टार्ट पे मैं ये डाल दूं और ऑन एंड पे मैं ये डाल दूं तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन वेरिएबल्स को जब एक्सेस करना होता है तो उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, एप्लीकेशन एरे के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देन ब्रैकेट देन उसके अंदर इंडेक्स। इन दिस वे वी कैन एक्सेस एनी एप्लीकेशन वेरिएबल। नाउ if suppose you want to basically loop about all application variables, so you can use this also, for each I in application contents, and then you can index all the application contents. ठीक है, in the same way if you want to do the same thing with the help of JavaScript, it was done by this method. Static objects अगर देखना चाहें तो you can loop through static objects also. Lock and unlock अगर आप चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस दौरान एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस ना हो पाए। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन वेरिएबल के अंदर कुछ नए वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन हो रही है, आप चाहते हैं कि नहीं उस दौरान जिस समय ये पेज कॉल हो रहा है उस समय ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन को लॉक करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करते हैं, देन उसको अनलॉक कर देते हैं ताकि और कोई यूज़ कर सके। नाउ session object. Session object is another object that is used to communicate within different pages, but there is one difference between application object and session object, is that application object जो है आपका within one application available होता है, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर अगर आपने global.asa डिफाइन की है
तो उसकी जितनी सब डायरेक्टरीज होंगी उसके अंदर तो ये अप्लाई हो जाएगा, बट उसकी जो सुपर डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, एक साइट है उसके अंदर अगर हमने एक डायरेक्टरी बना के उसके ऊपर अंदर global.sa बना दी, उस डायरेक्टरी के अंदर तो ये सभी पे अप्लाई होगा, बट उसके बाहर किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर सेशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो जब तक वो सर्वर रहेगा तब तक सेशन ऑब्जेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट पेजेस के बीच में अगर कोई वैल्यूज कम्युनिकेट करनी हो, और especially at the runtime, if you want to communicate some values from one system to other system, or one page to other page, so you can use this session object. सेशन ऑब्जेक्ट आपका जो है नॉर्मली कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, उसके एक्टिविटीज़ का लॉग, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉमन इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, दैट इज़ लाइक यूज़र नेम और यूज़र आईडी, देन यूज़र प्रेफरेंसेस, किस तरीके के डेस्कटॉप या वेब पेजेस उसको पसंद हैं, कौन से लिंक्स पे वो बार बार क्लिक करता है। ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट वो किस पेज पे ओपन करना चाहता है साइट को। सेशन जो है आपका global.sa के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, बट देयर इज़ वन डिफरेंस दैट इन सेशन यू हैव टू राइट वन स्टेटमेंट लाइक सेशन ऑन स्टार्ट, एंड देन इसके प्रोसीजर के अंदर आप डिफाइन कर देते हैं कि हाँ सेशन के अंदर मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, फिर आपको जिस भी पेज पे चाहिए उस पेज पे आप सेशन वेरिएबल को कॉल कीजिए, उसके अंदर उस वैल्यू को ऑल्टर कीजिए। ठीक है, एंड दैट वैल्यू कैन बी यूज्ड। एप्लीकेशन और सेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि एप्लीकेशन वेरिएबल में जो कुछ भी डिफाइन होता है या जो भी चीज़ें फिक्स की जाती हैं वो आप global.sa के अंदर करते हैं, उसको यूज़ आप किसी भी दूसरे पेज से कर सकते हैं। जबकि सेशन के अंदर क्या है कि आप सेशन स्टार्ट भी कहीं और कर सकते हैं, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि आप global.sa के अंदर सेशन स्टार्ट करें। अगर आपको सभी पेजेस में नहीं करना, 3 पेजेस में सेशन चाहिए बाकियों में नहीं चाहिए, तो उन 3 पेजेस के अंदर आप सेशन ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। सेशन का अगर आपने टाइम आउट डिफाइन कर दिया है तो सेशन उतनी देर के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव डिफाइंड सेशन टाइम आउट एज 5, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डिस्कनेक्ट एट 5 minutes। इन द सेम वे सेशन जो है अगर आप 5 minutes के अंदर डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं जब तक यूज़र उस ब्राउज़र पर रुका रहे तब तक चले, तो आप जस्ट उस सेशन को अलाइव लिख करके छोड़ दीजिए, या आप सेशन टाइम आउट नहीं डिफाइन कीजिए। ऑटोमेटिकली इट इज़ आइडल, इट इज़ वेटिंग टिल यूज़र इज़ कम्युनिकेटिंग समथिंग। ठीक है, इन द सेम वे सपोज आप सेशन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइंड है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो द वे इज़ अगेन सेशन इज़ एन एरे, सो यू कैन एक्सेस इट एज एन एरे। ठीक है, ब्रैकेट लगाया और डबल कोट्स के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख करके एक्सेस कर सकते हैं। सेशन की भी सारी वैल्यूज़ अगर रीड करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दैट फॉर लूप और while loop. One more thing, if session is defined, then you want to go ahead. If it is not defined, then you want to do something else. In that condition, what you have to do is you can check it in if statement also. Now सेशन वेरिएबल हमने क्रिएट तो कर लिया था, अब हम डिलीट करना चाहते हैं। तो सेशन वेरिएबल को डिलीट करने के लिए रिमूव ऑल फंक्शन होता है, जिसके हेल्प से हम इसकी सारी कीज़ डिलीट कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक की अगर डिलीट करनी है तो वी कैन यूज़ रिमूव एंड देन की नेम। इन द सेम वे सपोज you want to suppose read something from the session, so you can access it as an array, and if you want to write something again you can access it as an array. ठीक है,
आप अगर देखना चाहते हैं कि नहीं सेशन के अंदर कितने वैल्यूज स्टोर्ड हैं, तो यू कैन यूज डॉट काउंट, सेशन डॉट कंटेंट्स डॉट काउंट। इसके हेल्प से आप उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कंटेंट्स के अंदर से देखना चाहते हैं पहला वेरिएबल कौन सा, दूसरा कौन सा, सो यू कैन एक्सेस विद द न्यूमेरिक आईडीज ऑल्सो। नाउ if you want to loop through, again you can use for each loop or for loop. ASP server object, if we talk about the server object is something that defines everything about the server, ठीक है। सो सर्वर पे किस तरीके के वेरिएबल्स हैं, किस तरीके की एनकोडिंग यूज़ होती है, कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको सर्वर ऑब्जेक्ट से मिल जाती है, ठीक है। सो सर्वर के अंदर एक आपका मेथड होता है एग्जीक्यूट का, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऑन टू द सर्वर। अदर देन दिस देर इज़ सर्वर गेट लास्ट एरर, जो भी आपकी लास्ट एरर ऑब्जेक्ट आई होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। इन द सेम वे HTML एनकोड और encodes something in the form of HTML, means whatever you have written in normal text, it is encoded into HTML code. Server.mapPath is defining that what actual path on the server is mapped in your virtual directory, ठीक है। We have discussed what virtual directory is. इसके अलावा server.transfer जो है ये redirection के लिए यूज़ किया जाता है कि एग्जीक्यूशन अगर कहीं आप करना चाहते हैं और सपोज़ उस पर नहीं करना चाहते जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है, तो ट्रांसफ़र के हेल्प से आप इसे दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्वर URL एनकोड जो है किसी खास ढंग से URL को एनकोड करने के लिए, और सर्वर इवेंट्स की बात करें तो सर्वर पे कोई इवेंट नहीं होता, ठीक है। टॉकिंग स्पेसिफिक, सर्वर ऑब्जेक्ट जो है ये सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि IIS सर्वर की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ वी हैव टाइम आउट, इन टर्म्स ऑफ मेथड्स वी हैव क्रिएट ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट, HTML एनकोड, मैप पाथ, ट्रांसफ़र एंड URL एनकोड। स्क्रिप्ट टाइम आउट, और टाइम आउट इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड जिसके अंदर कि अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत लंबी है और या कोई इनफाइनाइट लूप लगा दिया आपने, तो वो जाकर के उस टाइमिंग पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 सेकेंड्स का होता है, ठीक है, बट आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट इज़ रीड ओनली प्रॉपर्टी फ्रॉम द ब्राउज़र, it is read only property from the coding also, but if you want to change it, then you can change it from IIS manager, ठीक है। inet mgr run में लिखिए, ओपन कीजिए, उस पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से हमने वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट की थी, यू कैन चेंज इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ here you can see server script timeout is 100. here they have changed timeout. जिस सर्वर पे भी ये हम कोड चला रहे हैं, इस पे ये टाइम आउट चेंज होगा केवल इस पेज के लिए, ठीक है। अगर आप ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए चेंज करना चाहते हैं तो global.sa में कर सकते हैं, बट अगर आप सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो केवल आप inet mgr से ही कर सकते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नाउ क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड जो आपका होता है, ये बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्वर पे क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डिफाइन द प्रोग्राम आईडी, देन यू कैन यूज़ दिस, और इफ़ यू वांट टू डिफाइन सम स्पेसिफिक connection name or something like that, like if you want to use database connectivity, for this also you have to define server.create object. For example, here you see AudioDB connection, okay, then set record set, create object AudioDB record set, and then AudioDB command, okay. So in this way we can create
database also. We can communicate with the help of server object to the database also. ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसको नथिंग सेट कर दिया जाता है. ठीक है, सो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी जो है सर्वर का क्रिएट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, what we do is we create connection object and record set object. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये डिफाइन करता है कि हम कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, विच सोर्स वी वांट टू कम्युनिकेट. एंड रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें से क्या डेटा हम रीड करना चाहते हैं, यानी कौन सा टेबल रीड करना चाहते हैं, बस इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. सो सर्वर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कुछ एग्जीक्यूट मेथड कॉल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट मेथड जो है ये किसी भी फाइल को, ASP फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी किसी एक ASP फाइल के अंदर अगर आप दूसरी ASP फाइल को कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वर डॉट एग्जीक्यूट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, transfer method is normally used to transfer your processing towards some other file. For example, इस फाइल के अंदर server dot transfer abc.asp किया गया है. That means the page is transferred to abc.asp. Means in URL you can see that it is transferred to some other page. Server.html encode is used to change anything into HTML characters. मीन्स आपने जो है जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो करस्पॉन्डिंग HTML कैरेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे आपने कहीं एंटर मारा है तो वो पेज ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, या आप अगर सपोज इस तरीके का कोई और चेंज करते हैं, जैसे लाइन ब्रेक चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप नेक्स्ट लाइन जहाँ भी कैरेक्टर डाला हुआ है वहाँ पे वो न्यू लाइन BR टैग अपने आप क्रिएट कर देगा. ठीक है, URL इनकोड मेथड आपका जो है नॉर्मली URL के फॉर्म में इनकोड कर देता है डिफरेंट वैल्यूज़ को. लाइक जहाँ पे उसको बैकस्लैश या फॉरवर्ड स्लैश चाहिए या %, चाहिए, या वेरिएबल से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो, ये सारी चीज़ें एनकोड करके दे दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल हियर यू सी URL इनकोड यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि आप जिस सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हो वो www.asp.com है. इसमें डेट नाम का एक वेरिएबल दिया गया है और इस डेट वेरिएबल की वैल्यू ये है. नाउ सर्वर डॉट मैप पाथ आपको वर्चुअल पाथ बताता है. ठीक है, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में एक्चुअल वर्क कर रहे हैं और उस डायरेक्टरी को किस नाम से आपके सिस्टम में डिफाइन किया गया है. ठीक है, सर्वर डॉट मैप पाथ से आपको जैसे inetpub www रूट के अंदर आपकी फ़ाइल रखी हुई है तो इट इज़ डिफाइनिंग द होल पाथ ऑफ दैट फाइल. ओके, देन देयर इज़ ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट. Object context is another object that is used to basically communicate with any kind of object. Here you can see if we are communicating any kind of transaction, जैसे कोई query लिखी थी उसका response चाहिए हमें. ठीक है, या किसी खास तरीके के हम डायरेक्टिव्स कॉल करना चाहते हैं, कोई फाइल को हम कॉल करना चाहते हैं बीच में, या बार बार स्क्रिप्ट्स कॉल करना चाहते हैं. फॉर ऑल दीज वी कैन यूज़ ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, हियर यू कैन सी @ से इसकी स्टार्टिंग होती है और इसके बाद हम डायरेक्टिव का नाम और इक्वल टू उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, नॉर्मली ये आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पूरे पेज में कहीं भी यूज़ हो सकते हैं. और इसकी सबसे ख़ास बात होती है कि जो वैल्यूज़ आपकी रिक्वायर्ड हैं स्क्रिप्ट में, आप उनको रिक्वायर्ड, जो नॉट सपोर्टेड है उनको नॉट सपोर्टेड डिफाइन कर सकते हैं. पेज में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी इट विल ऑटोमेटिकली रीड फ्रॉम देयर कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, एंड वेदर इट इज़ सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड.
ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर दो मेथड्स और दो इवेंट्स होते हैं। मेथड्स होते हैं आपके सेट अबॉर्ट एंड सेट कंप्लीट, और इवेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन अबॉर्ट एंड ट्रांजैक्शन कमिट। ठीक है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए इसको कहा है, अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो सेट अबॉर्ट यूज़ करते हैं, अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेट कंप्लीट यूज़ करते हैं। इन द सेम वे अगर आप उस ट्रांजैक्शन का क्या कहते हैं कि स्टेटस जानना चाहते हैं या उसके इवेंट्स में देखना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटी करनी है, सो आप उसके इवेंट्स में ये चीज़ें राइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज़ एरर ऑब्जेक्ट। ASP के अंदर जो है एरर ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको डिफाइन करता है कि हाँ यूज़र को किस तरीके की एरर्स आई हैं, और उस एरर के बदले अगर आप कुछ और मैसेज दिखाना चाहते हो तो यू कैन डिफाइन दैट एरर मैसेज ऑल्सो। सो गेट लास्ट एरर इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लास्ट एरर। ठीक है, अब आप उस एरर को अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई करके यूज़र को दिखाना चाहते हो तो यू कैन यूज़ इट लाइक ASP एरर, देन इसकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ASP कोड, सोर्स, फाइल, लाइन, देन कॉलम, डिस्क्रिप्शन, ASP डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। जैसे आप अगर सपोज ASP कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये डिफाइन करके बताएगा कि हाँ किस जगह पे ASP कोड के अंदर एरर है, या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ एरर, सो वाई एक्चुअली दैट एरर ऑकर्ड। सपोज कैलकुलेशन रिलेटेड एरर है तो वो बताएगा कि इस लाइन के अंदर कैलकुलेशन में इतनी वैल्यूज़ आ गई, इसकी वजह से ये एरर आ रही है, या सम इलीगल वैल्यू इज़ कॉल्ड जो कि इस वेरिएबल पे नहीं रखी जा सकती है। इसी तरीके से फाइल रिलेटेड एरर है तो इसमें पता चलेगा किस फाइल के अंदर एरर आई है। ठीक है, लाइन will define you the line number, column will define you the exact position of the character where the error is occurring, and description is that what actually error is. Now there is some small task for you that you have to describe error and session objects, and secondly you have to list down all the object and their properties in ASP. That's all for today. Thank you.